हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जून पॉलिटिकॉन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली सीरीज में। ये हमारा 6th वीडियो है जो कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाले टॉपिक पे है, जिसे सुरिंदर एस जोतका ने लिखा है। और रेफरेंस बुक के तौर पे जैसे कि हम हमेशा यूज़ करते हैं, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय मेहता एंड जयाल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में आखिर जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कास्ट पे क्या सोचते थे, उनका जो व्यू था वो क्या था। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे और जितने उस समय के थिंकर्स थे, उनका कास्ट पे ऑलमोस्ट एक कंसेंसस था कि कास्ट जो है वो मॉडर्न इंडिया के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उसका कोई बेस नहीं होना चाहिए। बेस इन द सेंस कि हम उस फाउंडेशन पे नहीं चल सकते हैं जो फाउंडेशन हमारे समय में पुरानी समय से चला आ रहा था, वर्ण सिस्टम पे, कास्ट सिस्टम। और वो नॉर्मली होता क्या था वन सिस्टम में और कास्ट सिस्टम में, कि एक हायरार्की होता था। वो हम आगे देखेंगे, जैसे कि जीएस गुरु ने कैसे 6 फीचर्स बताया है कास्ट सिस्टम को। ये दो स्टेटमेंट है अम्बेडकर और नेहरू का। इसे पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि अम्बेडकर और नेहरू दोनों का व्यू जो है वो कास्ट सिस्टम पे क्या था। यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशंस ऑफ कास्ट, यू कैन नॉट बिल्ड अप ए नेशन, यू कैन नॉट बिल्ड अप ए morality. Anything you will build on the foundations of caste will crack and will never be a whole. ये अम्बेडकर का स्टेटमेंट। मतलब आप कुछ भी कास्ट के फाउंडेशन पे नहीं बना सकते हैं, ना ही आप देश बना सकते हैं, ना ही आप नैतिकता का निर्माण कर सकते हैं। आप कुछ भी यदि आप कास्ट के फाउंडेशन पे बनाएंगे तो वो एक समय के आने के बाद टूट जाएगा, बिखर जाएगा और वो कभी भी संपूर्ण नहीं रह पाएगा। नेहरू का ये स्टेटमेंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, उन्होंने लिखा था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी टुडे द कास्ट सिस्टम एंड मच दैट गोज विद इट आर होली इनकम्पैटिबल, रिएक्शनरी, रेस्ट्रिक्टिव एंड बैरियर्स टू प्रोग्रेस। तो नेहरू का जो व्यू था, जो मॉडर्निस्ट अप्रोच था उनका, उस मॉडर्निस्ट अप्रोच में बेशक कास्ट सिस्टम का कहीं कोई स्थान नहीं था। कास्ट सिस्टम को नेहरू एक बैरियर देखते थे प्रोग्रेस के लिए, कि अगर कास्ट सिस्टम होगा तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हम अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम देश को मॉडर्नाइज नहीं कर पाएंगे, हम इंडिया को एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में तब्दील नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों थिंकर्स के व्यूज़ थे और ऑलमोस्ट हमारे जितने भी उस समय के प्रोग्रेसिव हमारे फ्रीडम फाइटर्स और थिंकर्स थे, उनका कास्ट पे लगभग कंसेंसस था और इसी टाइप का व्यूज़ था। स्कॉलर्स एंड कास्ट क्या व्यू था जो इंडिया में कास्ट सिस्टम हुआ, जो उसका स्टडी हुआ, तो उसमें कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोग स्टडी की तरफ बढ़े। तो जीएस गुरी एक सोशलोजिस्ट थे, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कास्ट सिस्टम के 6 डिफरेंट फीचर्स होते हैं। पहला क्या है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। फिर दूसरा क्या है, हायरार्की, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, civil and religious disabilities and privileges of different sections, lack of unrestricted choice of occupations and restrictions on marriage। तो जीएस गुरिये ने कास्ट सिस्टम में उसके जो फीचर्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया। डिवीजन जो सोसाइटी का सेगमेंटल होगा, मतलब जो सोसाइटी में ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र है, फिर अति शूद्र है, इस प्रकार का सेगमेंटल डिवीजन है सोसाइटी का। हायरार्की है, मतलब हायरार्की इन द सेंस कि जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले से ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो ब्राह्मण इज मोर सुपीरियर देन क्षत्रिय एंड क्षत्रिय इज सुपीरियर देन वैश्य, वैश्य इज सुपीरियर देन शूद्र एंड शूद्र इज सुपीरियर देन अति शूद्र। तो ये हायरार्की का एलिमेंट है। रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है फीडिंग पे और सेक्सुअल इंटरकोर्स पे, मतलब आप साथ में खा पी नहीं सकते हैं इस प्रकार का, और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो आप नहीं कर सकते हैं। सिविल एंड रिलीजियस डिजेबिलिटीज है एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, मतलब कुछ सेक्शन के पास जो है वो ज़्यादा सिविल राइट्स है इन कंपेरिजन टू अदर सेक्शंस। लाइक जो दलित हैं वो रिलीजियस डिजेबिलिटीज में क्या है कि मंदिर में एंटरिंग नहीं कर सकते हैं। और जो रिलीजियस प्रिविलेजेस हो गया वो क्या हो गया, जो पूजा होगा या फिर जो मंदिर में हम पूजा कराएंगे वो केवल ब्राह्मण ही करा सकते हैं। तो ये सिविल एंड रिलीजियस डिजेबिलिटीज है। और प्रिविलेजेस भी है कुछ सेक्शन के पास, कुछ सेक्शन के पास प्रिविलेजेस है और कुछ सेक्शन, अब यदि किसी एक पास प्रिविलेज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है उससे उसका नुकसान हो। तो ये चौथा फीचर है। पांचवा है लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब आप अपने मन के, अपने इच्छा के अनुसार अपने ऑक्यूपेशन का चुनाव नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे पिता यदि किसान हैं तो हम खेती ही करेंगे,
यदि हमारे पिता ग्वाला हैं, वो दूध दूहते हैं, दूध बेचते हैं, तो हम भी दूध ही बेचेंगे। और यदि किसी पंडित है या कोई ब्राह्मण है और वो मंदिर में पूजा करता है, तो उसका बेटा या उसकी बेटी या फिर जो भी उसका संतान और वारिस होगा, वो उसी प्रोफ़ेशन में जाएगा जिस प्रोफ़ेशन में उसके एंसेस्टर्स थे। तो हम अपना प्रोफ़ेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। और छठा क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटर कास्ट मैरिज था वो अलाउ नहीं था। मतलब जो है एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट से शादी नहीं कर सकते। तो ये 6 फीचर्स थे कास्ट सिस्टम के, जो कि आप समझ सकते हैं। ज़्यादा नहीं समझना है, फिर हम चलते हैं लुइस डुमोंट में। लुइस डुमोंट भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को एक स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव से जो है स्टडी करने का सोचा। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि कास्ट वाज़ अबव ऑल एन आइडियोलॉजी, मतलब उन्होंने कास्ट को एक आइडियोलॉजी के रूप में देखा, और जिसका हायरार्की जो है इज़ द कोर एलिमेंट, एंड हायरार्की डिफाइंड एज सुपीरियरिटी ऑफ प्योर ओवर इम्प्योर। तो लुइस डुमोंट एग्जाम में मेनली इस टाइप से आता है कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कास्ट को स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव से स्टडी किया और जिन्होंने हायरार्की को कोर एलिमेंट बताया। तो ऑप्शन आ जाएगा आपको जीएस कुरिये, लुइस डुमोंट, कोठारी एंड एम एस श्रीनिवासन। तो उस हिसाब से आपको लुइस डुमोंट में मानना है, सेलेक्ट करना है। तो लुइस डुमोंट ने स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज करके कास्ट को स्टडी किया, और उन्होंने कहा कि कास्ट जो है वो एक आइडियोलॉजी है और जिसका हायरार्की एक कोर एलिमेंट है। और हायरार्की को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, सुपीरियरिटी ऑफ प्योर ओवर इम्प्योर। मतलब जो ऊपर है हायरार्की में, मतलब ऊपर से नीचे 1 2 3 4, तो रोल नंबर 1 जो है वो रोल नंबर 2 से हायरार्की में ऊपर है। मतलब रोल नंबर 1 इज मोर प्यूरिफाइड देन रोल नंबर 2, and roll number 2 is the more purified than roll number 3, and roll number 3 is more purified than roll number 4। तो इस टाइप का था। अभी सोचिए आप क्लास में बैठे हुए हैं और रोल नंबर 1 जो है बोले हम ज़्यादा प्योर हैं, रोल नंबर 2 बोले तो 3 को हम तुमसे ज़्यादा प्योर हैं। तो ये हायरार्की का एलिमेंट कास्ट सिस्टम में है। अब फिर हम देखते हैं एम एन श्रीनिवासन जो है वो भी एक सोशलॉजिस्ट ही थे। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को किस हिसाब से स्टडी किया। उनका एक टर्म है, बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते भी होंगे, संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन का उन्होंने ये बताया कि इंडिया में होना स्टार्ट किया हुआ इज ए प्रोसेस बाय विच ए लो कास्ट ट्राइब और अदर ग्रुप चेंजेज इट्स कस्टम, रिचुअल, आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए हाई एंड फ्रिक्वेंटली ट्वाइस बॉर्न कास्ट। तो एम एन श्रीनिवासन ने अपने स्टडी में ये पाया, वो जीएस घुरिये के शिष्य थे। जीएस घुरिये के शिष्य कौन थे, एम एन श्रीनिवासन थे। तो एम एन श्रीनिवास ने अपने स्टडी में ये पाया कि संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हालांकि इसको बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया गया। ये एम एन श्रीनिवासन का जो ये स्टडी है, उन्होंने ये कहा गया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो ट्राइब हैं, जो अदर ग्रुप हैं, वो अपने कस्टम, अपने रिचुअल और आइडियोलॉजी के इस हिसाब से चेंज करते हैं ताकि वो ट्वाइस बॉर्न कास्ट, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय में अपने आप को बिलोंग कर सकें। तो ये संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है, एग्जाम में आ जाता है। संस्कृताइजेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है कि लोअर मोबिलिटी ऑफ अपर कास्ट टू द लोअर कास्ट, ये अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट टुवर्ड्स अपर कास्ट। तो आपको दूसरा ऑप्शन मानना है कि क्या है, अपवर्ड मोबिलिटी है ऑफ लोअर कास्ट टुवर्ड्स अपर कास्ट। मतलब जो कास्ट सिस्टम में नीचे हैं, हायरार्की में नीचे हैं, वो ऊपर की ओर उनका मोबिलाइजेशन होगा, वो ऊपर की ओर जाएंगे, यानी किसकी तरफ, अपर कास्ट की तरफ। कैसे जाएंगे, अपने कस्टम्स, रिचुअल और आइडियोलॉजी और अपने वे ऑफ लाइफ को उन्हीं की तरफ बदल करके, उन्हीं की तरह समझ करके, उन्हीं के पैटर्न पे ला करके अपने आप को बदलेंगे। तो ये संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है। फिर हम चलते हैं कास्ट मॉडर्निटी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग इंडिया। New modes of governance and the growing use of modern technology could in some ways strengthen caste while weakening its structural logic। अब ये समझने की कोशिश इस वाले सेक्शन में हम कर रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, जो इतने समय से चला आ रहा था, जब मॉडर्निटी आया, यानी जब मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब हमारा देश डेमोक्रेसी के राह पे चलना शुरू हो गया और जब हम डेवलपिंग इंडिया में आ गए, तो उसमें क्या कास्ट सिस्टम का जो इतना पुराना स्ट्रक्चर था वो कुछ चेंज हुआ, कास्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया, कि कास्ट का एक नया फॉर्म आ गया, कि कैसे कास्ट ने अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला ही ये लाइन है कि न्यू मोड्स ऑफ गवर्नेंस एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुड इन सम वेज स्ट्रेंथन कास्ट व्हाइल वीकनिंग इट्स स्ट्रक्चरल लॉजिक। तो नए मूड जो गवर्नेंस का आया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आया, तो उससे जो कास्ट है वो मजबूत हुआ इन सम वेज, जबकि इसका जो स्ट्रक्चरल लॉजिक था वो वीक हो गया।
अब कैसे होगा हम समझेंगे। जीएस घुरिये ऑन द बेसिस ऑफ rise of non-Brahmin movements in southern provinces explained it as rise of caste solidarity described as caste patriotism। तो जीएस घुरिये ने अपने स्टडी में पाया कि उन्होंने साउथ के कुछ डिस्ट्रिक्ट में नन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुए, उसका स्टडी करके पाया कि जो इस सदर्न प्रोविंसेस में कास्ट सॉलिडारिटी का राइज हो रहा है, जिसको उन्होंने कास्ट पैट्रियोटिज्म कहा। इससे क्या हो रहा था कि जो एक कास्ट के लोग होते थे वो अपने आप को यूनाइट कर लिए कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब उनका उस कास्ट से बिलोंग करने से मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को नीचे नज़र से देखते हैं, बल्कि वो अपने आप को उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। और पिछले साल मतलब पिछले इतने सारे सालों का जो इनजस्टिस और ऑपरेशन था उसके अगेंस्ट वो राइज होते हैं, खड़े होते हैं। ये जो है कास्ट जो है अब उसका एक लॉजिक चेंज हो गया। पहले अगर कोई एक कास्ट से बिलोंग करता था, अगर वो नीचे है या ऊपर है तो उसका एक्सप्लॉइटेशन होता था या फिर उसको प्रिविलेजेस मिलता था। लेकिन अब जो है कास्ट सिस्टम जो है, लोग अपने आप को एक कास्ट में यूनिफाइड करके कास्ट सॉलिडारिटी को इंक्रीज करके कास्ट पेट्रियोटिज्म डिस्क्राइब मतलब कर रहे हैं जीएस गुरिये के अकॉर्डिंग, और फिर वो अपने मूवमेंट में राइज कर रहे हैं। जो एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन हो रहा है उनके साथ उसके खिलाफ वो खड़े कर रहे हैं, अपने आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। M.N. Srinivasan claimed that modern technology and representational politics introduced by the colonial rulers in India strengthen horizontal consolidation of caste। तो M.N. श्रीनिवासन के स्टडीज में ये पाया गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुआ और रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स हुआ। इससे क्या हो गया, जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, कोलोनियल रूलर्स के द्वारा, यानी ब्रिटिश के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये जो है हॉरिजेंटल कंसोलिडेशन आपको कास्ट करने में जो है मदद पहुंचाया। कैसे मदद पहुंचाया? उन्होंने ये कहा कि जो हमारे हायरार्की में जो नीचे थे, जिन लोअर कास्ट के लोग थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से और रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स के आने से क्या हुआ, उनका जो एजुकेशन का लेवल है वो अच्छा हुआ। लिबरल प्रिंसिपल्स लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट से वो इंट्रोड्यूस कर पाए खुद को। और जब वहाँ से वो लाइक अम्बेडकर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अम्बेडकर लिबरल प्रिंसिपल से बाहर में भी बाहर में जाके वो एजुकेशन लिए, विदेश में उन्होंने ट्रेनिंग हुई। और जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हमारे कास्ट के लोगों के साथ यहाँ तो बहुत कास्ट बेस्ड इनजस्टिस हो रहा है। तो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या, न्यूज़पेपर्स को यूज़ करके, सभा बुला करके, गांव में मीटिंग करके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना करके, एसोसिएशन बना करके, उन्होंने अपने आप को क्या किया, एक संगठित किया, ऑर्गेनाइज्ड किया। और फिर जो है जो कास्ट बेस पे जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के अगेंस्ट जो ऑपरेशन करते थे, जो एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उसका उन्होंने विरोध किया। अब इससे उनको ये समझ में आ गया कि हम जो है वो कास्ट के रूप में यूनाइट हो सकते हैं। उनको आइडिया ये लग गया कि हम अपनी बात मतलब एक गांव का जो है दलित जो है दूसरे गांव के दलित को अपनी बात पहुंचा सकता है बहुत आसानी से। कैसे? न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, और भी अलग मूड ऑफ कम्युनिकेशन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण आ गया था उसके थ्रू। तो उस चीज़ को यूज़ करके हम एक गांव के दलित दूसरे गांव को, दूसरे गांव के दलित तीसरे गांव को, तीसरे गांव के दलित चौथे गांव को, इस प्रकार से हम अपने आइडियाज़ को जो है एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं और अपने कास्ट को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशन बना करके जो है हम ऑपरेशन और वायलेंस जो हो रहा है हमारे अगेंस्ट उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। हॉरिजेंटल कंसोलिडेशन हुआ कास्ट का। हॉरिजेंटल कंसोलिडेशन मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, शूद्र, अतिशूद्र। तो अगर वर्टिकल कंसोलिडेशन होता तो सबका होता, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय से प्रेम करने लगते, क्षत्रिय जो वैश्य, वैश्य शूद्र से, अतिशूद्र से, तो मतलब कास्ट सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो वर्टिकल कंसोलिडेशन नहीं हुआ, हॉरिजेंटल कंसोलिडेशन हुआ। मतलब जो शूद्र थे वो शूद्र के साथ जो है उनका रिश्ता अच्छा हुआ, अतिशूद्र का अतिशूद्र के साथ, वैश्य का वैश्य के साथ, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ, ब्राह्मण के ब्राह्मण के साथ। तो ये हॉरिजेंटल कंसोलिडेशन हुआ कास्ट का। तो ये एम.एन. श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट ड्यू टू द introduction of modern technology and representational politics by the colonial rulers in India. Louis Dumont said caste altered its logic and changed from structure to substance. वही लुइस डुमोंट जिन्होंने स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से स्टडी किया था कास्ट सिस्टम को, और जिन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम इज एन आइडियोलॉजी एंड हायरार्की इज द कोर एलिमेंट एंड हायरार्की इज डिफाइंड एज क्या, सुपीरियरिटी ऑफ प्योर ओवर इम्प्योर। वही लुइस डुमोंट ये कहते हैं कास्ट जो है पुराने समय के अपने लॉजिक जो था उसका स्ट्रक्चर को चेंज करके सब्सटेंस में बदल गया। मतलब क्या, पहले बस वो स्ट्रक्चर था, किस चीज का स्ट्रक्चर था, ऑपरेशन का, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन का।
लेकिन अब वो स्ट्रक्चर नहीं है, अब वो सब्सटेंस में चेंज हो गया है। मतलब एक एक वो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है कि यदि आप एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो कास्ट के साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, उसके बेसिस पे आपको अभी करंट सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिल सकता है। स्टेट आपको कुछ नए स्कीम्स दे सकता है, आपको रिजर्वेशन दे सकता है। तो कास्ट जो है वो सब्सटेंस में बदल चुका है। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रेफरेंसेस मिल सकते हैं। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आसानी से एडमिशन लेने के या जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए अलग तरीके के नियम बन सकते हैं। तो कास्ट अब स्ट्रक्चर नहीं है जो कि वायलेंस कर रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बल्कि कास्ट जो है वो सब्सटेंस में बदल चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि कास्ट एसोसिएशंस पे जो है जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनका क्या कहना था। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ थे। तो ये दोनों एक्चुअली वाइफ हस्बैंड थे और साथ में ही रिसर्च करते थे, इनकी सारी बुक्स वगैरह साथ में ही पब्लिश हुई है मैक्सिमम। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का कहना है कि कास्ट एसोसिएशंस एक्टेड लाइक एजेंट्स ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक इंडिया। अभी हम देखेंगे कि जितने भी ये चार थिंकर्स हैं वो कास्ट एसोसिएशंस को, मतलब यानी कास्ट के बेसिस पे जो संघ बन रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, संगठन बन रहा है, या फिर जो कास्ट को, एक कास्ट के लोग अपने आप को यूनाइट कर रहे हैं, वो इन सारे थिंकर्स ने उनको जो है निगेटिवली पोर्ट्रे नहीं किया है कि यादव संघ है, यदि कोई, या फिर क्षत्रिय संघ है या दलित संघ है, तो उनको निगेटिवली पोर्ट्रे नहीं किया है, उनको पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया है। एक इसमें जो है कॉमन फैक्ट है। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने कहा है कि इंडिया में जो कास्ट एसोसिएशंस है वो एक मॉडर्निटी के एजेंट के रूप में जो है एक्ट किया है, जो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक इंडिया। मतलब इंडिया एक ट्रेडिशनल सोसाइटी था। ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब क्या, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं था, ज़्यादा बड़े बड़े शहर नहीं थे, विलेज थे हमारे पास, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी हुआ। मॉडर्निटी में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, हमारे पास मोटर गाड़ी होते हैं, हमारे पास बड़े बड़े शहर होते हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें होती है, फैक्ट्रियाँ लगती है, तो ये मॉडर्निटी है नॉर्मली। एक जो है सिंपल फॉर्म में ये समझ सकते हैं। तो रुडोल्फ एंड नुडोल्फ का ये मानना है कि जो कास्ट एसोसिएशंस है वो एक एजेंट का काम किया है मॉडर्निटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। कैसे किया? क्योंकि इनका जो हम लास्ट आर्गुमेंट समझा रहे थे एम एन श्रीनिवासन का, वो क्या था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स है वो कास्ट को स्ट्रेंथ किया और एक हॉरिजॉन्टल कॉन्सोलिडेशन की ओर लेके बढ़ाया। तो वही चीज़ को आप अगर इससे कनेक्ट करके देखेंगे तो कास्ट एसोसिएशन, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खुद को इंट्रोड्यूस हो रहा था वो, और इतने सारे जो फॉर्म थे, न्यूज़पेपर्स थे, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, लैंग्वेजेस के बैरियर्स थे, इन सब चीज़ों को जो है वो तोड़ करके जो है उसको यूज़ करके जो है अब आगे एक अपने आप को स्ट्रेंथ कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। इसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा था? मॉडर्निटी का यूज़ हो रहा था। ठीक, तो मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कास्ट बेस्ड हायरार्की जो है या सेक्स बेस्ड इंजस्टिस है, उन सब चीज़ों को जो है वो दरकिनार करता है, खत्म करता है। नॉर्मली ये माना जाता है, हालांकि इसका क्रिटिक भी है, तो उसका हमें नहीं समझना। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने कहा कि कास्ट एसोसिएशन जो है एक एजेंट ऑफ मॉडर्निटी के तौर पे काम किया। Srinivasan too argued in similar lines that when British started the enumeration of castes, these associations came up as social mobility for caste communities। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रिटिश ने कास्ट यानी जनसंख्या, मतलब कास्ट बेस्ड जनसंख्या स्टार्ट किया कि कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, इससे पहले कोई आइडिया ही नहीं था लोगों का कि इस देश में कितने दलित हैं, इस देश में कितने मुस्लिम्स हैं, इस देश में कितने यादव्स हैं, इस देश में कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो ब्रिटिश ने जब जनसंख्या मतलब कास्ट को काउंट करना स्टार्ट किया अपने डॉक्यूमेंट के लिए, तो अब लोगों के दिमाग में ये आइडिया आ गया कि अरे हमारी जो जनसंख्या तो इतनी बड़ी है इस देश में, फिर भी हमारे साथ वायलेंस क्यों हो रहा है, फिर भी हमारे साथ ऑपरेशन क्यों हो रहा है, फिर भी हमारे साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है। ओबीसी ने कहा कि अरे हमारी आबादी तो इस देश की 50% आबादी है, फिर भी 18% ब्राह्मण या फिर 26% जो हमारे क्षत्रिय हैं वो हमारे साथ इनजस्टिस कैसे कर सकते हैं, हमारी पास इतनी बड़ी आबादी है। फिर वो जो एनुमरेशन ऑफ कास्ट हुआ, तो ये फिर जो है आगे चल के क्या हो गया, लोगों को एक जो उनकी संख्या का अंदाजा लग गया, तो संख्या के अंदाजा से उसका स्ट्रेंथ हो गया। उनको लगा यदि हम अपने आप को यूनाइट कर लेते हैं तो हमारे साथ कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, वायलेंस नहीं कर पाएगा, हमारे पास किसी प्रकार का कोई इनजस्टिस नहीं हो पाएगा। तो श्रीनिवास का ये आर्गुमेंट था कि एनिमेशन ऑफ कास्ट जो ब्रिटिश स्टार्ट किए,
तो फिर इसके बेसिस पे जो एसोसिएशंस बना वो सोशल मोबिलिटी फॉर कास्ट कम्युनिटीज में काम आया, केम अप एज सोशल मोबिलिटी फॉर कास्ट कम्युनिटीज। रजनी कोठारी का ये स्टेटमेंट है, इसमें मेन जो ये लाइन द पॉलिटिक्स, इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट casted and it is caste that gets politicized. Caste association once formed on the basis of caste identities go on to acquire non-caste functions. उनका ये मानना था कि जो कास्ट एसोसिएशन एक बार फॉर्म हो जाते हैं, सपोज दैट किसी एक कास्ट बेसिस पे हम इसीलिए फॉर्म किए कि केवल हमको अपर कास्ट के वायलेंस से खुद को बचाना है, या अगर कोई अपर कास्ट का एसोसिएशन बना तो वो इसीलिए पहले फॉर्म हुआ कि हम अपने आप को यूनाइट कर सकें ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। तो कोठारी का ये मानना था कि जो ये कास्ट एसोसिएशंस एक बार फॉर्म हो रहे थे, तो फॉर्म होने के बाद ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ही रोक रहे थे, बल्कि आगे चल के वो बहुत सारे नॉन कास्ट फंक्शंस को भी एक्वायर कर लेते थे। मतलब पहले पार्टियां बनती थी कास्ट के नाम पे और फिर जाके वो पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट हो जाती थी। पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो इलेक्शन में लड़ने चल जाती थी, फिर अलग अलग प्रकार के डाइवर्स इश्यूज को रेज करना स्टार्ट करती थी। और उसमें इसका फिर मतलब ये नहीं था कि अगर वो बसपा है तो केवल बसपा के ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं, या जो दलित हैं केवल दलित ही ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि उसमें अलग अलग कास्ट के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि उस पार्टी के आइडियोलॉजी को या फिर उसके प्रति सिंपैथेटिक हैं। जैसे राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण्स भी पार्टी ज्वाइन करते हैं। लाइक एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हैं कि जैसे राजद में मनोज झा हैं, वो अपर कास्ट के हैं, फिर भी एक ऐसी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं जो कि हमेशा अपर कास्ट के वायलेंस और अपर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बोलती है। तो इस टाइप से कास्ट एसोसिएशन जो है वो काफ़ी डाइवर्स फॉर्म में इंडिया में आगे चल के अपना फॉर्म करता था, रूप लेता था। तो इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्टेड, इट इज़ कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। तो जो पॉलिटिक्स है वो नहीं था कि उसमें कास्ट को लाया गया, बल्कि जो कास्ट है वो खुद पॉलिटिसाइज्ड हो गया। ठीक है, इस टर्म को समझेंगे 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। नॉर्मली कुछ नहीं, जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट नहीं बल्कि कास्ट जो है वो गेट पॉलिटिसाइज्ड हुआ। रजनी कोठारी का ये स्टेटमेंट था। कास्ट एसोसिएशंस डिड प्ले अ रोल इन स्प्रेडिंग द कल्चर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन एरियाज दैट वर hitherto governed exclusively by tradition। घनश्याम सा सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का, एजेंट्स ऑफ मॉडर्निटी के लिए तौर पे काम किया, और घनश्याम सा का भी सेम आर्गुमेंट यही है। जो कास्ट एसोसिएशंस है वो इंडिया में क्या हुआ, स्प्रेडिंग द कल्चर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन एरियाज जहाँ पे एक्सक्लूसिवली ट्रेडिशन के द्वारा गवर्न किया जाता था। मतलब इंडिया में जो पहले ऐसे एरियाज थे जहाँ पे गवर्नेंस जो है वो ट्रेडिशन के बेसिस पे होता था, तो कास्ट एसोसिएशंस ने वहाँ पे जो है स्प्रेडिंग किया किसका कल्चर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या था, कास्ट बेस्ड हायरार्कीज, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट को कोई फॉर्म नहीं था, तो इन सब चीज़ों को वो क्या करता था, डिनाई करता था, उसको दरकिनार करता था। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या था, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस जैसे प्रिंसिपल थे जो कि हर एक इंसान को एक समान मानते थे, तो किसी के कास्ट, सेक्स, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो ये पूरा कास्ट एसोसिएशन पे नॉर्मली हमारे 4 थिंकर्स के व्यूज थे। अब ये वाला ज़्यादा नहीं है, मेनली इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको थर्ड मोमेंट ऑफ कास्ट करते हैं, राइज ऑफ दलित आइडेंटिटी। तो ये मेनली क्या हुआ 1980s के बाद। तो देखते हैं क्या है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन कास्ट बिकम लेजिटिमाइज्ड फॉर पॉलिटिक्स। जब हमारा ओबीसी रिजर्वेशन का पॉलिसी लग गया, अप्लाई हो गया 1989 में, जब हमारे वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद जब लेजिटिमाइज हो गया कम्प्लीटली, तो जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो अब वो मतलब ऐसा नहीं था कि आप कास्ट पॉलिटिक्स का यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत लोग गलत तरीके से देखेंगे, नहीं। कास्ट पॉलिटिक्स लेजिटिमाइज्ड हो चुका था। लेजिटिमाइज्ड नॉट इन द सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर, बट लेजिटिमाइज्ड इन द सेंस ऑफ पॉपुलर व्यूज। ठीक है, कि लोगों के दिमाग में या पॉलिटिशियंस के दिमाग में जो कास्ट पॉलिटिक्स था वो कोई गलत चीज़ नहीं था। After the 1980s, when Congress lost its one-party dominance at center, the regional parties emerged on the basis of identity। 1989 के बाद क्या करते हैं, 1989 में जब कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती, वीपी सिंह की संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, तो फिर हम देखते हैं कि जो रीजनल पार्टीज है वो अपनी सरकारें बनाना शुरू कर देती है। उससे पहले ही बना रही थी, लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टीज था उसका उदय होना शुरू हो जाता है। रीजनल पार्टीज इमर्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का बेसिस मतलब केवल कास्ट ही नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। कास्ट आइडेंटिटी भी था, लैंग्वेज आइडेंटिटी भी था, और बहुत सारे स्टेटहुड के आइडेंटिटी पर भी बाहर निकल के आ रहे थे। These all parties showed frustration with Nehruvian socialism and the Brahminical nature of Congress।
तो कांग्रेस का जो नेचर था वो क्या था, ब्राह्मणिकल था, मतलब पार्टी में जो मैक्सिमम मेंबरशिप होता था वो ब्राह्मण्स के पास होते थे, और कांग्रेस ही किसी तरीके से दलित को इनकॉर्पोरेट करती थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता था। जो मैक्सिमम जो एजेंडा का जो कंट्रोल होता था वो कहीं न कहीं ब्राह्मण्स जो होते थे पार्टी के, यानी जो अपर लेवल पे होते थे, उन्हीं के द्वारा होता था। तो एक समय के आने के बाद 1980s के बाद 1990s में सारी पार्टियाँ जो है वो नेहरूवियन सोशलिज्म और ब्राह्मणिकल नेचर ऑफ कांग्रेस से छिटक करके बाहर आ गई। Dalit agenda for development got respectable escape in new parties like Baspa, formed by Kasi Ram in 1984, and later in समाजवादी पार्टी राजद जदयू। तो जो दलित एजेंडा है और फिर जो ओबीसीज का एजेंडा है वो मैक्सिमम किस पार्टी में देखने को मिला, जो जैसे कि बसपा हो गई, जो काशीराम के द्वारा 1984 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, DS4 जो बसपा में कन्वर्ट हो गया था दलित पैंथर्स मूवमेंट के बाद। और फिर समाजवादी पार्टी हम देखते हैं जिसका यूपी में काफ़ी कई बार सरकारें बनी, फिर राजद हो गया, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी, फिर जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। दिस मूवमेंट्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अम्बेडकर, फुले एंड पेरियार। तो जितने भी मूवमेंट थे वो अम्बेडकर, फुले और पेरियार, ये जो जितने भी हमारे लोअर कास्ट के जो लीडर्स थे, जो लोअर कास्ट थे के लोअर कास्ट के हमारे लोअर कास्ट के सशक्तिकरण में जो हेल्प किए थे, वो सारे लीडर्स इस मूवमेंट में फिर से राइज हो रहे थे। तो अम्बेडकर हो, फूले हो, पेरियार हो, इन सब लीडर एक समय जब तक कांग्रेस का हेजेमनी था, इन सब लीडर काफ़ी दब चुके थे। इनका कोई डिस्कोर्स ही नहीं था हमारे नेशनल एरेना में या फिर हमारे पब्लिक प्लेसेस पे, ओपन स्फेयर में। लेकिन 1980s के बाद फिर देखते हैं ये सारे लीडर्स का जो है राइज होता है दलित आइडेंटिटी के चेहरे के रूप में। A generation of young people have been educated and trained since independence, and they were witnessed a lot of discrimination on the basis of caste. तो 1947 के बाद से ही कांग्रेस जो पार्टी थी वो बोलती थी कि नहीं, हम ये सारा कास्ट सिस्टम खत्म कर चुके हैं, हम सभी को एक समान मान चुके हैं। लेकिन क्या देख रहा था कि इतने समय के बाद, इतने 3-3 डिकेड के बाद, 30-30 सालों के बावजूद जो है, जो नीचे कास्ट के कुछ लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहुँच रहे थे, तो वहाँ पे बहुत अधिक वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। तो उनको समझ में आ गया कि जब तक हम पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक जो है हमारा जो रियल फ्रीडम है वो कभी नहीं आ पाएगा। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी था, या जो हमारा जो हमारा नौकरी पेशा वाला एरिया था, वहाँ पे जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, उस चीज़ को उन्होंने फिर से अपने इस कास्ट एसोसिएशंस में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प किया। Later, after the policy of LPG and liberalization, privatization, globalization in 1991, Dalit started to find place in globalization of economies, and the scholars found that Jismani system was a matter of history and have no place in present. तो एलपीजी का जब पॉलिसी 1991 के बाद आया, तो ये जितनी भी पार्टीज थी, वो कहीं न कहीं नेहरूवियन सोशलिज्म से खिसक चुकी थी, अब उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो जो दलित ग्रुप था वो स्टार्टेड टू फाइंड अ प्लेस इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज। तो ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमी हो रहा था, उन्होंने सोचा कि अब इकोनॉमिक तरीके से अपने आप को भी अपवार्ड अपने आप को जो है एम्पावरमेंट करने का समय आ गया है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज में फिर उन्होंने अपने प्लेसेस को सिक्योर करने का हर कोशिश किया है। स्कॉलर जो बहुत सारे इसको जजमानी सिस्टम में क्या होता था कि जो नीचे कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट के लिए कुछ काम करते थे और उनके बदले में उनको अनाज या फिर खाने के लिए, रहने के लिए कुछ-कुछ मिलता था, वो जजमानी सिस्टम था। तो स्कॉलर्स ने ये देखा कि अब जजमानी सिस्टम जो मैटर ऑफ हिस्ट्री बन चुका है और उसका प्रेज़ेंट में कोई प्लेस नहीं है। तो जो इकोनॉमिक फंक्शन है वो कास्ट सिस्टम का खत्म हो चुका था। इकोनॉमिक बेस जो कास्ट सिस्टम का वो खत्म हो चुका था। तो जो दलित थे वो अब, क्योंकि फिर भी वो बहुत लैंडलेस थे, लैंडलेस लेबरर्स की तरह काम करते थे, तो अब उन्होंने अपना प्लेस ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज़ में देखना शुरू किया। तो मेनली ये राइज़ ऑफ दलित आइडेंटिटी है, थर्ड मोमेंट ऑफ कास्ट के रूप में इसको जाना जाता है। एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज़ थर्ड मोमेंट ऑफ कास्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसमें लिखा है द राइज़ ऑफ ओबीसी, अ, राइज़ ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स, राइज़ ऑफ ब्राह्मण पॉलिटिक्स, राइज़ ऑफ क्षत्रिय पॉलिटिक्स और राइज़ ऑफ दलित आइडेंटिटी। तो थर्ड मोमेंट ऑफ कास्ट में राइज़ ऑफ दलित आइडेंटिटी का नाम लिखते हैं। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इसको आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपको कुछ दिनों में, 2-3-4 दिनों में, जब वीडियोज़ का एक प्रॉपर व्यू मिल जाएगा तो मैं आंसर फिर उसमें क्वेश्चंस के साथ आंसर भी वहाँ पे लिख दूँगा। तो मैं इसे रीड करने नहीं जा रहा हूँ, आप इसे स्टॉप करके रीड कर लीजिए और फिर आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऑल द बेस्ट टीम जून पॉलिटिकॉन।